एएसआई संदीप कुमार ने खुद को गोली मारकर सुसाइड की और अपने मामा के मकान में उनकी डेड बॉडी मिली। जहां पर मामा का खेत था वहां पर एक सेंटर बना हुआ था, जगह बनी हुई थी, वहां पर इन्होंने अपने आप को गोली मारी। ये है संदीप कुमार। इन्होंने जो अपना वीडियो बोला वो वीडियो पूरा 6 मिनट का है। मैं यहां पर तो इसको प्ले नहीं कर रहा हूं, आप चाहें तो उसे ट्विटर पर जाकर सुन सकते हैं। ये अपनी तरफ से बात कहते हैं कि मैं आप लोगों को सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं। इन्होंने जो बात वीडियो में बोली वो बात इन्होंने सुसाइड नोट पर भी लिखी और भगत सिंह से प्रेरणा पाते हुए सच्चाई के लिए अपने आप को गोली मारकर सुसाइड करने को इन्होंने रेफरेंस माना कि जब तक मैं खुद को गोली नहीं मारूंगा तब तक लोगों में चेतना नहीं आएगी, लोग तब तक दलित की राजनीति से ही प्रभावित रहेंगे। उन्हें यह लगता रहेगा कि एक दलित के साथ अन्याय हो रहा था, इसलिए हरियाणा में ऐसा हुआ। मैं खुद को गोली मारकर यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जिन पर आरोप लगे वो ईमानदार लोग थे। गिरफ्तार मैंने किया था, भ्रष्टाचार का आरोप था, भ्रष्टाचारी ने इस तरह से इसको बदल दिया कहानी को, क्योंकि जो ये आईपीएस ऑफिसर जिनकी मौत हुई है, इनके जो साले हैं ये विधायक हैं आम आदमी पार्टी से। भटिंडा के अंदर मैंने गूगल पर जो जानकारी निकाली उससे पता चला, और भी आप चेक कर लीजिएगा। राजनीति में कनेक्शन है। इनकी पत्नी बड़े अधिकारी के रूप में काम कर रही हैं, सरकार के बहुत करीबी हैं। तो कहीं उनकी इमेज को नुकसान ना पहुंच जाता, उनकी राजनीति को नुकसान ना पहुंच जाता, पत्नी की इमेज को नुकसान ना पहुंच जाता, इसलिए इस डर में कि कहीं रिश्वत में मैं पकड़ा ना जाऊं, इसलिए उन्होंने खुद को गोली मार ली। ऐसा कहकर संदीप कुमार ने बताया कि जो पूर्ण कुमार मरे हैं उनके पीछे की कहानी क्या है। ठीक है, तो संदीप कुमार की पूरी कहानी में जो सार है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप पढ़ना चाहेंगे तो ये पूरा कंटेंट हम टेलीग्राम पर या हमारी वेबसाइट अंकिtinspirindia.com पर भी आपसे साझा कर देंगे। इन्होंने कई आरोप लगाए, उनमें से था राव इंद्रजीत को बचाने के लिए 50 करोड़ की डील का मामला। इसमें इन्होंने यह भी बताया कि नरेंद्र बिजारनिया जो हैं, एक ईमानदार ऑफिसर, नरेंद्र बिजारनिया उस समय रोहतक के एसपी थे, जिन्होंने इनको गिरफ्तार करने के लिए, या फिर कहिए कि भ्रष्टाचार के मामले में जो, अच्छा मैं इस बीच में फिर से एक बार याद आपको दिला दूं, जो शुरुआत में मैंने बताया था, इस पूरी कहानी को अगर एक बार के लिए आप देखें तो यहां पर लिखा है कि इनके सामने नरेंद्र बिजारनिया अड़े रहे, इनके सामने ईमानदार अफसर नरेंद्र बिजारनिया अड़े रहे। उन्होंने अपनी पोस्टिंग के दौरान हमेशा ईमानदारी से काम किया, भ्रष्टाचारियों को तो छोड़ो अपनी सैलरी से गुजारा करते थे। इन्होंने पुलिस कर्मचारियों का भला किया। आईजी जिस दिन पोस्टेड हुए उन्होंने देखा कि ऑफिस में किस कर्मचारी की क्या जाति है, उन्हें हटाना शुरू कर दिया और अपने करप्ट आदमी लगाने शुरू कर दिया। अब इस कहानी को थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं। नरेंद्र बिजारनिया रोहतक एसपी थे जिस समय सुसाइड हुआ था। किसका? आईपीएस पूर्ण कुमार का। उस समय जब सुसाइड हुआ था तब नरेंद्र बिजारनिया एसपी थे और नरेंद्र बिजारनिया की ही संभावित टीम ने उनके ड्राइवर को गिरफ्तार किया था। जो गनमैन और ड्राइवर के बारे में चर्चा आ रही है, सुशील कुमार नाम का जो व्यक्ति है, जिसको रंगे हाथों इन्होंने पकड़ा पूर्ण कुमार की मौत से एक दिन पहले। तो असल में पूर्ण कुमार का परिवार नरेंद्र बिजारनिया की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है कि उन्होंने जानबूझकर हमारे पति को फंसाना चाहा। वहीं दूसरी तरफ संदीप कुमार जब अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे थे तब नरेंद्र बिजारनिया के पक्ष में बयान देकर जाते हैं कि यह अधिकारी तो बहुत ईमानदार अधिकारी है, लेकिन इस ईमानदार अधिकारी ने उस आदमी को, जो आदमी अपने सीट पर आकर के पहले जाति ढूंढता था, कौन सी जाति के लोग यहां हैं, उन्हें अपने अनुसार लूंगा, और अपने हिसाब से वो अपनी जाति के अनुसार उन्हें हटाता था और लगाता था और अपने करप्ट आदमियों को अपने साथ रखता था। उस पर जब कार्रवाई करने का प्रयास हुआ तो यह आदमी नरेंद्र बिजारनिया पर ही आरोप लगाकर मर गया कि मैं इसके कारण मर रहा हूं। ठीक है, गनमैन सुशील जो था, जो कि आईपीएस जो मरा पूर्ण कुमार है उसका गनमैन था, उन आदमियों को पता था कि किस फाइल में गलती है और लोगों को बुलाकर पैसे मांगने शुरू कर दिया। अब ये फाइल की कहानी क्या है ये जान लो। जैसे मैंने आपसे कहा कि थाना प्रभारी और एसपी ये तो हो गए सबसे प्रभावशाली पद, बीच के पदों का क्या हुआ? जैसे डीएसपी, एडिशनल एसपी, इन पदों का क्या होता है? असल में क्या होता है, पुलिस के अंदर फिर चैनलाइज कर दिया जाता है कि अगर एसपी तक फाइल जानी है तो वाया डीएसपी, फिर एडिशनल एसपी, फिर एसपी तक जाएगी। कई बार एसपी सुपर सक्रिय होकर के सीधा थाना प्रभारी से सेटिंग कर लेते हैं, बीच के इन लोगों से कह देते हैं कि फाइल को सीधा आने देना, कोई बीच में इंटरफेरेंस नहीं करोगे। लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी तय हो जाती है, बहुत से केसों के अंदर जैसे डीएसपी को अकाउंटेबल कर दिया जाता है, जैसे कि पॉक्सो के मामले हो या फिर महिलाओं से जुड़े मामले हो, रेप के मामले हो, तो फिर डीएसपी थाना प्रभारी को मॉनिटर करता है। तो कई बार आपके पास वो पावर होती है जिससे आप नीचे के काम को प्रभावित कर पाते हैं। ये जो की पोजीशंस हैं जिनमें लड़ाई असल में इसकी पावर की चल रही होती है, ऐसे ही एसपी से भी ऊपर की कई फाइल जो डीजीपी तक जानी होती हैं वो वाया चैनल आईजी होकर जाती हैं। आईजी क्या होता है? आईजी पूरे संभाग का एक तरह से एसपी कहिए। तो कई बार आईजी अति सक्रिय होकर
मतलब एसपी को इंस्ट्रक्शंस देने लगता है, उनके कामों में प्रभाव डालने लगता है। तो एसपी में एसपी की जो फाइल है उस पर आईजी का इंटरफेरेंस बढ़ने लगता है, तुमने ये क्यों नहीं किया, जांच मांग ली, तुमको तुम्हारे क्षेत्र में ऐसी दिक्कत क्यों हो रही है, जांच मांग ली। फिर वो फाइल चलकर आती है और उस फाइल में कमियां होती है तो उसका प्रोफाइल खराब होता है एसपी का। तो फिर एसपी को दबा के रखने के लिए ये बीच के जो पद हैं ये चल रहे होते हैं। ये बिल्कुल वैसे जैसे कलेक्टर के ऊपर संभागीय आयुक्त जो है वो कलेक्टर पर प्रभाव जमा के अपनी पावर सिद्ध कर रहा होता है। एनीवे, लेकिन फिर भी पावरफुल कलेक्टर ही जिले के अंदर होता है। अब क्या होता है कि यहां पर गनमैन की मामले की बात है कि बोले कई फाइलें जब पहुंचती थी वो उसमें गलतियां निकालता था और गलतियां निकालकर पैसे मांगने का काम शुरू करता था। इनको पता होता था किस फाइल में क्या गलती है, और ऐसे में जब ये लोग पैसा मांगते थे, इसकी पत्नी आईएएस है और साला विधायक है और न्याय हमेशा जनता करती है। तो मैं आज सच्चाई बता रहा हूं, जो इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दी गई थी उसी से डरकर इसने सुसाइड किया है, ऐसा कहते हुए संदीप ने खुद को गोली मार ली। कहा कि गनमैन और ड्राइवर की मिलीभगत थी, ये एक जगह से रिश्वत कलेक्ट कर रहे थे, वे पैसे गाड़ी के डैशबोर्ड में ही रह गए और ये गाड़ी लेकर के चला गया था। तो भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, ऐसा संदीप बताते बताते गए। और उन्होंने अपनी तरफ से जाते हुए यह भी कहा कि डीजीपी बहुत ईमानदार आदमी है, ये आईएएस लॉबी चाहती है। मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था, इससे आप इस बात को रिलेट करिएगा कि डीजीपी बहुत ईमानदार आदमी है, ये आईएएस लॉबी ये चाहती है कि डीजीपी चले जाएं और हम मलाई खाएं। ये देश का नाश कर रहे हैं, इसलिए भगत सिंह की तरह ये ऐसा काम करते हुए चले गए। ठीक है, ये अपनी बात को पूरी तरह से मैंने आपको बीच बीच में से बता दिया जो आपको यहां से पता होना चाहिए। पैसे की कुल मिलाकर बात थी, और बात में ये कि पैसे सुनारिया से सुशील कुमार ने लाकर दिए थे, गाड़ी के डैशबोर्ड में पैसे थे, इसकी बेटी ने लिए थे। इससे पता चल गया कि पैसे की बात सामने आई, इसलिए सुसाइड कर लिया। ठीक है, ये मतलब पूरण कुमार के बारे में जो बात है, जो आरोप लगा उनके बारे में। अब पूरण कुमार का भी पक्ष जानेंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे ताजा जो अपडेट है आपने वो जान लिया। पूरण कुमार पर आरोप लगा रिश्वत के पैसे का, कि रिश्वत ली थी, इस चक्कर में उन्होंने पकड़ में ना आ जाएं इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब यहां से पहला एक मामला तो सेटल करते हैं, और वो ये कि क्या भ्रष्टाचार एग्जिस्ट करता है। देखिए, कितना भी सरकारें अपनी तरफ से चिल्ला चिल्ला कर कह दें कि हमने भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया, हमने काला धन समाप्त कर दिया, सब आपकी आंखों के सामने है, और जो पावर में है उन्हें सब पता है कौन भ्रष्ट ऑफिसर है, कौन कितना पैसा मंथली खाता है, कौन कितना पैसा इधर से उधर करता है। अगर यह बात मैं बोल करके सच पहली बार बता रहा हूं तो फिर मुझे भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह पुरस्कार के लिए नामित कर दिया जाना चाहिए। यह इतना ओपन सीक्रेट है कि बस ये सीक्रेट ज्यादा है, ओपन कम है ना। सबके बारे में सबको पता होता है। ऐसे में इनका जो आरोप है ये आम जनता को बताने के लिए था कि सुन लो दुनिया वालों, वो भ्रष्टाचारी था। महकमा सबके बारे में सब जानता है, एसपी साहब की कितनी बंधी हुई है, कि इंचार्ज साहब की कितनी है, कि डीएसपी का कट कितना है, कि सबका। ऐसा नहीं है कि पूरा महकमा करप्ट होता है, बहुत से लोग यहां पर। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि हर महकमे में कुछ ईमानदार लोग भी हैं। इस तरह से हम यूनिवर्सल सबके ऊपर कवर नहीं डाल सकते कि साहब ये पैसे लेते हैं और ये पैसे नहीं लेते। ठीक है, इसके जो इनके आरोप थे, अब इनकी गंभीरता आरोपों पर तब ज्यादा बढ़ जाती है जब ये खुद को मार लिए कि भाई देखो, मैं बताने के लिए कि देखो ये आदमी भ्रष्टाचारी था, लेकिन फिलहाल ये कह रहा है कि डीजीपी को हटाओ, एसपी को हटाओ, इसके परिवारजन पीछे पड़े हुए हैं, वो भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जाति का कार्ड खेल रहे हैं, ऐसा कहते हुए ये खुद को गोली मार लेते हैं। अब चलते हैं पूरण कुमार की कहानी पर। अब इनकी कहानी सुनिए साहब। ये हरियाणा में तैनात हैं, 2001 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। इनकी पत्नी है अमनीत पी कुमार, जो कि आईएएस ऑफिसर है, 2001 बैच के ऑफिसर है। स्वास्थ्य, वित्त और औद्योगिक विकास जैसे सेक्टर्स में काम करती रही हैं। 2025 में 7 अक्टूबर 2025 को इन्होंने खुद को गोली मार ली चंडीगढ़ के अपने घर के अंदर। चंडीगढ़ के बारे में भी जान लीजिए। देखिए, चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब की संयुक्त राजधानी तो है ही है, वो एक यूनियन टेरिटरी भी है, और वहां पर जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर भारत की तरफ से उपराज्यपाल केंद्र सरकार की तरफ से बिठाए हुए हैं, ऐसे चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटर बैठते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटर फिलहाल गुलाब चंद कटारिया हैं, जो कि बीजेपी के नेता थे, राजस्थान से ही थे। ठीक है, चंडीगढ़ के अंदर जो सरकार है वो एक तरह से कहिए कि यहां की पुलिस केंद्र के सीधे कंट्रोल में होती है। चंडीगढ़ की पुलिस जैसे दिल्ली की पुलिस कंट्रोल में होती है। ये एडिशनल रेफरेंस में मैं आपको बताता चल रहा हूं, सो दैट आप आगे की कहानी को आप रिलेट कर पाए। आगे चलते हैं। आईपीएस पूरण कुमार जो हैं, ये सुसाइड करते हैं 7 अक्टूबर को अपने घर के अंदर, चंडीगढ़ वाले घर के अंदर सुसाइड होता है इनका। इनके शरीर पर गन शॉट के निशान मिलते हैं, और उसके बाद में इन्हें, ऑब्वियस सी बात है कि जब सुसाइड होता है तो ये ऑटोमेटिक पुलिस केस बन जाता है, और केस बनता है तो फिर इसके लिए पोस्टमार्टम होना होता है। नेचुरल डेथ में इसे कंसीडर नहीं किया जाता, तो जांच की जाती है, और जांच के नाम पर पुलिस इसको जांचती है। लेकिन चूंकि इनकी वाइफ यहां नहीं थी, इनके 2 बेटियां हैं, इनकी वाइफ जापान गई हुई थी सीएम के साथ में, तो वहां से ये लौटकर अगले दिन आती हैं, और अगले दिन आकर के पोस्टमार्टम होने से पहले जो इन्होंने मरते समय नोट लिखे थे, उनके आधार पर जिन जिन पर आरोप लगा था
उनकी गिरफ्तारी की मांग करती हैं कि भाई पोस्टमार्टम मैं नहीं होने दूंगी जब तक जिनके नाम सुसाइड नोट पर लिखे गए हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। ठीक है साहब, तो ये उनकी आखिरी तस्वीर है जो बाहर आई और ये इनका फाइनल नोट है जो कि लैपटॉप से लिखा गया था जो बरामद हुआ। हालांकि अभी तक पुलिस लैपटॉप तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस लैपटॉप की जांच करना चाहती है कि उस पर किसके टाइप किए हुए निशान हैं, ये टाइप किसी और ने किया था या इन्हीं का टाइप किया हुआ था, ये अभी जांच का विषय है। फिलहाल के लिए ये लेटर्स यहां से प्राप्त होते हैं। हरियाणा सरकार के साथ में अब ये मामला निकल कर आता है कि इन्होंने ये जो अपना सुसाइड नोट लिखा, जैसे संदीप कुमार ने अपनी 6 मिनट की वीडियो और 4 पेज लिखे, ऐसे पूर्ण कुमार ने भी अपना पूरा की पूरा नोट लिखा, इवन वसीयतनामा तक लिख करके ये खुद को गोली मारे। यहां पर जो बात निकल कर आती है, इसमें ये अपनी तरफ से कई पुराने मुद्दे निकाल कर लाते हैं और वो लिखते हैं कि पिछली साल की बात है जब वो अपनी ऑफिशियल कार से स्टेट डिपार्टमेंट तक आ रहे थे, तब उन्होंने अपने सीनियर से कहा कि मुझे मेरे पद के हिसाब से दूसरी गाड़ी दीजिए। अच्छा, पुलिस में इस काम का ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, पहले इसको भी समझ लीजिए। आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे होता है ना, सरकारी नौकरी के पीछे सबसे बड़ा क्रेज किस बात का है? एक तो जो आपको सलामी मिलती है उस बात का, और दूसरा जो आपको गाड़ी मिलती है। गाड़ी का अपना एक रौला होता है, जैसे राजस्थान के अंदर एसपी को स्कॉर्पियो दे रखी हो या फिर कहीं पर कोई और बढ़िया गाड़ी दे रखी हो। इस तरह से गाड़ियों से भी डिग्निटी तय होती है कि किसको कौन सी गाड़ी मिली हुई है। पद के हिसाब से अगर छोटी गाड़ी रह जाती है या फिर आपको पद ऐसा दे दिया जाए जो खांचे का हो। खांचे का पद का मतलब क्या होता है? आप हैं बड़े आईपीएस ऑफिसर, लेकिन पद आपको ऐसा दे दिया जहां काम ही नहीं है। ऐसे में इनका आरोप था पिछली साल का कि इनको जो गाड़ी दी गई थी वो डिस्क्रिमिनेटरी थी और इस तरह की सेलेक्टिव थी जो इनके लायक गाड़ी नहीं थी। ये उस समय भी बढ़िया पद पर थे पिछली साल, लेकिन इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। इन्होंने एक और मुद्दा उठाया और वो ये था कि इनके प्रमोशन के साथ में जस्टिस नहीं हुआ। इनके साथ के जो और बैचेस हैं उनको तो सही समय पर प्रमोशन मिला, लेकिन इनके प्रमोशन में एक जैसी यूनानिमिटी नहीं फॉलो हुई। इनके एलिगेशन हमेशा ये रहे कि प्रमोशन में भी इन्हें एससी कैटेगरी का देख करके डिस्क्रिमिनेट किया गया। इनके आरोप थे कि जो पे फिक्सेशन है ऊपर के बैचेस के हो गए, इनके पे फिक्सेशन भी नहीं हुए, यानी कि सर्विसेज में इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ, हरेसमेंट हुआ, ह्यूमिलिएशन हुआ। इनके बारे में ये अपने बारे में यही बात बोलते रहे कि इनके साथ में बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स, जब जब भी इनके द्वारा जानकारी किसी को दी गई तो इन्हें इसी आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया गया कि तुम एससी से आते हो। इनको हमेशा वो पद दिए गए जो प्रभावशाली पद नहीं थे। इनको जहां मौका मिला वहां पर इन्हें इंसल्ट किया गया। एक मामला इन्होंने टेंपल कंस्ट्रक्शन का भी रखा। इन्होंने कहा कि इन्होंने एक अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन था टेंपल का, पुलिस लाइंस में उसको रुकवाया था, उसकी वजह से भी इनके खिलाफ मामला बन गया था, यानी कि लोग इनके खिलाफ हो गए थे। यानी कि मंदिर निर्माण रुकवाने के कारण इनके साथ में जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन होता रहा। इनके साथ में कई जगह ऐसी जगह पर भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ जहां इनके समकक्ष लोगों को अच्छी पोस्टिंग मिली, इन्हें अच्छी पोस्टिंग नहीं मिली। ऐसा इन्होंने अपने सुसाइड नोट के अंदर आरोप लगाए। हरियाणा के डीजीपी, और इन्होंने इस सुसाइड नोट के माध्यम से जो बातें लिखी उसमें हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया, अभी रोहतक एसपी बदल चुके हैं क्योंकि नरेंद्र बिजारनिया को छुट्टी पर भेज दिया गया है, नहीं, शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया, उनको शायद एपीओ किया गया है, समेत 15 मौजूद और पूर्व अधिकारियों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए। सुसाइड के बाद शाम को जब खुलासा हुआ कि एक दिन पहले रोहतक पुलिस ने पूर्ण कुमार के गनमैन सुशील कुमार को शराब कारोबारी से रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया था, तो इस बात से एक नया मोड़ खुल करके आ गया, क्योंकि नरेंद्र बिजारनिया ने बताया कि सुशील ने पूछताछ में पूर्ण कुमार के कहने पर रिश्वत मांगने की बात कबूल की थी। 7 अक्टूबर तक पूर्ण कुमार को पुलिस ने कोई नोटिस जारी नहीं किया था। मतलब इनके मन में एक भय बैठ गया और उस भय बैठने के बाद इन्होंने रोहतक एसपी का नाम लिख दिया उस नोट में। यह नरेंद्र बिजारनिया ने अपनी तरफ से बताया कि हमने पिछले दिन, चूंकि जिसको गिरफ्तार किया था, जो ड्राइवर था इनका, गनमैन था इनका, वो गनमैन सुशील कुमार, उस गनमैन ने इस बात को स्वीकारा था कि यह पैसा वो पूर्ण कुमार के लिए लेकर जा रहा है। ऐसे में उन्हें अपनी इंसल्ट का डर हुआ और वो अपने आप को मार लिए। ये पुलिस का पक्ष था उस समय नरेंद्र बिजारनिया का जो एसपी थे। ठीक है साहब। वाइफ लौट कर आती हैं, लौट करके आकर चंडीगढ़ पहुंचती हैं और वो वहां पर चंडीगढ़ पुलिस को केस दर्ज कराती हैं। सेक्टर 11 में डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र बिजारनिया के खिलाफ शिकायत की जाती है और आरोप लगता है जातिगत भेदभाव और प्रताड़ित करने का। डीजीपी के कहने पर रोहतक एसपी ने उनके खिलाफ रोहतक के अर्बन स्टेट थाने में झूठा मामला दर्ज कराया। एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसा आरोप लगाया जाता है। 15 लोगों पर एफआईआर होती है और सुसाइड के
तीसरे दिन जाकर के चंडीगढ़ पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। अब आप पूछेंगे कि चंडीगढ़ पुलिस की सक्रियता क्यों नहीं? क्योंकि मामला स्टेट का फंसा है, चंडीगढ़ पुलिस यहां पर इन्वॉल्व हो रही है। अब चूंकि मौत चंडीगढ़ में हुई है, इसलिए मामला चंडीगढ़ में दर्ज हुआ। 15 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार बताया, जिसमें डीजीपी शत्रुजीत कपूर, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कपूर पंजाबी हैं और पंजाबी पंजाब के हैं, तो ऐसे में पंजाब के अंदर इनके लिए लॉबिंग हो रही है। ऐसे में नरेंद्र बिजारडिया के बारे में भी बता दूं, वो राजस्थान के हैं, वो सीकर से हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए उन पर गंभीर आरोप लगे। अब देखना होगा कि राजस्थान के अंदर इसका क्या माहौल आता है। फिलहाल के लिए तो ये चल रहा है, क्योंकि अब हुआ ये कि इन्होंने अपनी बात को मनवाने के लिए महापंचायत का आह्वान कर दिया। इस बीच में पुलिस के द्वारा एसआईटी गठित की जाती है। एक आईजी लेवल के रैंक को चंडीगढ़ पुलिस ने जिम्मेदारी सौंपी। एक एसआईटी का गठन हुआ, उसके अंदर चंडीगढ़ के एसएसपी कमलदीप कौर, डीएसपी चरणजीत सिंह किर्क, सिटी एसपी, ऐसे ही एसडीएफओ, ये सबको शामिल किया गया। एफआईआर में आरोपियों के नाम मतलब पहले आरोपी अधिकारियों के नाम नहीं लिखे गए थे। इसके अलावा मतलब इन सारी चीजों को फिर परिवर्तित करवाया गया, धाराओं को परिवर्तित करवाया गया। इस बीच में पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, क्योंकि पोस्टमार्टम से पहले मांग की जा रही थी उनकी पत्नी के द्वारा कि उन नामजद लोगों को गिरफ्तार किया जाए जिनके दबाव में एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। ऐसे में पोस्टमार्टम के लिए परिवार सहमत नहीं हो रहा है। सरकार के द्वारा बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि हां, हम उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। इस बात से प्रभावित होकर के 12 अक्टूबर को महापंचायत का ऐलान होता है कि सब बुलाया जाएगा, और ये इनकी पत्नी के द्वारा रविदास गुरुद्वारे के अंदर एक महापंचायत बुलाई जाती है, जहां पर मांग की जाती है कि कैसे मतलब सरकार पर दबाव क्रिएट किया जाए कि जो आरोपी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। सरकार की मजबूरी क्या है? सरकार की मजबूरी यह है कि पुलिस के सबसे बड़ी मुखिया के ऊपर सवाल जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर सवाल जा रहा है, प्रशासन जिनसे चल रहा है उनके नाम उसमें चले आए। तो सीएम की मजबूरी यह पड़ गई कि उन लोगों को सीधा अगर उठाकर गिरफ्तार कर लिया जाए तो फिर सारा सिस्टम कैसे चलेगा। लेकिन यहां पर दूसरा सवाल जो हमको पढ़ाया जाता है, समानता का अधिकार, उसका क्या हुआ? हम तो ये कहते हैं कि हमारे देश में तो कितना भी पैसे वाला हो, चाहे आम आदमी हो, न्याय के सामने सब समान। लेकिन यहां पर न्याय कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता दिखा परिवारजनों को, इसीलिए उन्होंने महापंचायत बिठाकर एक प्रेशर बनाने का प्रयास किया ताकि सरकार कुछ कार्रवाई करे। सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, इस बात के ऊपर अपोजिशन सक्रिय होता है। अपोजिशन की तरफ से राहुल गांधी जी परिवारजनों से मिलने जाते हैं और वो परिवारजनों को साथ सांत्वना साझा करते हुए सरकार से कहते हैं कि जो जिम्मेदार हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जिम्मेदारों की गिरफ्तारी की मांग उठती है। इस बीच में चंडीगढ़ पुलिस अपनी तरफ से सारे मामले के अंदर, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस इस समय डेड बॉडी को उठाकर चंडीगढ़ पीजीआई ले जा चुकी थी, जांच के लिए परिवारजनों से रिक्वेस्ट की जा रही थी। इस बीच में हाईकोर्ट की एंट्री होती है और हाईकोर्ट अपनी तरफ से डिमांड करती है कि भाई, हाईकोर्ट कहता है कि आप इसको, चंडीगढ़ की हाईकोर्ट का वो आता है, आदेश आता है कि आप पोस्टमार्टम करवाइए। ऐसे में परिवारजनों के साथ में जो मुलाकात हुई, ये चंडीगढ़ हाईकोर्ट नहीं, चंडीगढ़ कोर्ट का आदेश था कि भाई इस बात में आप पोस्टमार्टम करवाइए इनका। तो आज इनका पोस्टमार्टम फिलहाल हो रहा है। पुलिस अपनी तरफ से जिन चीजों को जुटाने का प्रयास कर रही है वो ये कि ये जो सुसाइड हुआ उस समय लैपटॉप पर सुसाइड नोट किसने लिखा, उस लैपटॉप को लेने का प्रयास किया जा रहा है। मामले की गहन जांच की तैयारी चल रही है। पत्नी इनकी तैयार हो गई है फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि पोस्टमार्टम से जो रिपोर्ट निकल के आएगी उससे जांच में सहयोग मिलेगा। इस तरह से यहां पर फिलहाल के लिए इनकी जांच की जा रही है। जो भी खुलासे होंगे आगे जांच में पता चलेंगे। चंडीगढ़ पुलिस इस पर काम कर रही है। लेकिन यहां पर एक और ट्विस्ट आ चुका है। उधर संदीप कुमार के परिवारजन ये जिद कर रहे हैं कि जब तक ये जो इनकी पत्नी है इनकी गिरफ्तारी ना हो जाए, जो आईएएस ऑफिसर है इनकी गिरफ्तारी ना हो जाए, तब तक हम संदीप कुमार का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। वो आरोप इस तरह के क्यों लगा रहे हैं? बोले इनके चलते सब लोगों की जो गिरफ्तारियों की बात आ रही है, इससे पूरे प्रशासन पर दबाव आता चला जा रहा है। ये पूरी की तरह से जाट की राजनीति, वो दलित की राजनीति करते हुए दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब हरियाणा में नया ट्विस्ट ये है कि एक पोस्टमार्टम तो आज पूर्ण कुमार का हो रहा है, लेकिन संदीप कुमार के पोस्टमार्टम का अभी अपडेट आना बाकी है। इस बीच में सरकार ने डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया है और उनकी जगह पर ओपी सिंह को ऑफिशियली पुलिस फोर्स का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है कार्यकारी तरीके से, और वो इस समय हरियाणा के डीजीपी का काम संभाल रहे हैं। तो ये एक तरीके से पुलिस के अंदर भ्रष्टाचार, पुलिस के अंदर पदों की नियुक्ति, जाति व्यवस्था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, तमाम चीजों से जुड़ा मामला है। राजनीति भी इन्वॉल्व है। इन सारी बातों को संभवतः हमने एक सेशन में समेटने का थोड़ा बहुत जो प्रयास किया वो आप तक पहुंचा होगा। राहुल गांधी जी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जो ट्वीट्स हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मांग है कि भाई इस मामले की जांच होनी चाहिए।
एक पुलिस अधिकारी जिसने सुसाइड करते समय यह बात बोली कि मेरे साथ इस लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उसकी जांच की जानी चाहिए, इस तरह की कांग्रेस द्वारा मांग की गई। ठीक इसी तरह से सरकार की तरफ से चिराग पासवान ने भी उनको परिवारजनों को आश्वस्त किया कि हां, वो पूरी तरह से जांच होगी। अब पूरी तरह से चंडीगढ़ पुलिस की निष्पक्ष जांच पर भरोसा करते हुए पोस्टमार्टम किया जा रहा है और आगे की चीजें तय की जा रही हैं। हरियाणा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से यहाँ के जातिगत समीकरणों का प्रभाव पड़ता है। तो उम्मीद है कि फिलहाल आप लोगों को ये जाति पूरी बात जो है वो समझ में आ गई हो। बाकी जो भी तथ्यात्मक रूप से आपको अतिरिक्त जानकारी हो, कृपया करके कमेंट्स में अपडेट करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। बाकी अपनी पाठशाला और बातें बाजार की पर उपलब्ध हैं हमारे ऑफर्स, आप जिन्हें जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।